लेते हैं, उसके बाद अपने लोग बातचीत भी कर पाएंगे। हालांकि परीक्षा का टाइम है तो हो सकता है कि विद्यार्थी जो है पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हो। तो बस एक बार शुरू हो जाए फिर अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान देना है कि आज का जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है। बस 1 मिनट खाली जरा सा आ जाए मेरे नेट पर, उसके बाद फिर आपके साथ बात करते हैं। बस खाली 1 मिनट दोस्तों, जरा नेट पे आ जाए। हाँ, आ गए हम लोग। ऋषभ पटेल लिखते हैं, नमस्ते सर। नमस्ते ऋषभ। तो सबसे पहले अब तक हम लोग YouTube में ये सब नहीं करते थे, लेकिन रवि सर के आने से AICS का जो ये चैनल है ये एक अच्छा हो गया है कि स्लोगन उलोगन जो है बढ़िया लगता है। अब मैं भी अधिकारी बनूंगा, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान साथे, ये स्पेशल है दोस्तों, गुजरात नंबर 1 करंट अफेयर्स शो। इसलिए सामान्य ज्ञान साथे कि मेरा हमेशा मानना है कि करंट अफेयर्स अगर आप ट्रेडिशनल के साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो कोई काम का नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। अच्छा, मिहिरदीप सिंह राणा भी आ गए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको भी। तो चलिए आज हम वही 5 मुद्दाओं को नया लेकर के आपके सामने आते हैं और एक एक मुद्दा हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला एक पर्यावरण का मुद्दा आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ये जो हम बीच से पिक कर रहे हैं वो आपके 8 तारीख के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए टॉपिक पिक कर रहे हैं, कोई भी रैंडमली, कि आपको वहां क्वेश्चन फंसे, कुछ ऐसा करें। तो 3 नवंबर 2022 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस का आयोजन किया गया। कितना करंट है आपके लिए जनवरी की परीक्षा के लिए कि मुश्किल से 2 महीना पहले का घटना है। हम बाकी सारे डेट्स को याद करके जाएंगे और पता चला कि यही पूछ दिया क्योंकि यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है। तो अगर आपको कह दे एकदम वन लाइनर कि हाल ही में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया, एकदम क्लोज ऑप्शन दे दे, 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, तो स्थिति थोड़ा गंभीर हो सकता है। ये पर्यावरण का सवाल है। दूसरा कि इसमें हमको जानना क्या चाहिए, तो इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य क्या है। तो आधुनिक जीवन के लिए सतत विकास के दृष्टिकोण और बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क की अग्रणी भूमिका को प्रस्तुत करना, ये इस अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस का मकसद है। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, 3 नवंबर 2022। क्या कहता है, बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो है वो 3 मुख्य कार्यों को बायोस्फीयर रिजर्व एकीकृत करता है। अभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इन शॉर्ट पढ़ा रहे हैं, फिर इन डिटेल्स बाद में बताएंगे। तो दोस्तों, जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण हो, ये है बायोस्फीयर का पहला काम। सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप में जिसको हम कहते हैं टिकाऊ आर्थिक विकास, वो करना, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। और रिसर्च,
देखरेख, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विकास को रेखांकित करना। तो इसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 3 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। अब आइए दोस्तों दूसरा मुद्दा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दूसरा मुद्दा है। ग्लाइफोसेट ये है क्या? तो ग्लाइफोसेट अगर यही एक शब्द दे देगा और अगर कहा कि ये है क्या, तो कहेंगे यह व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाने वाला खरपतवार नाशी है। गुजराती में कहते हैं निंदण नाशक है। तो अब सोचिए, अगर कह दे कि ग्लाइफोसेट है और आपको झूठ मूठ का लिख दे कि बच्चों में खांसी उत्पन्न होने पर उसको पिलाया जाने वाला एक नवीनतम सिरप जो जल्दी बच्चे को सही कर देता है, हमको लगता है कि लोग टिक मार दे। लेकिन हकीकत में क्या है? तो यह एक खरपतवार नाशी है। कैसे ये खरपतवार को कंट्रोल करता है? तो कहता है कि यह वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइम को अवरुद्ध कर खरपतवार को नष्ट कर देता है। यानी धान गेहूं के साथ जो उगता है घास कह लीजिए, जिसको हम खरपतवार कहते हैं, निंदन, तो उसके विकास के लिए, वो बढ़ सके उसके लिए जो एंजाइम है उसको ही नष्ट कर देगा वो वहां पे, तो क्या होगा? वो विकसित हो ही नहीं पाएगा। तो कितना फायदा हो गया ये। अब आपसे पूछेगा कि ग्लाइफोसेट में घटक के रूप में क्या क्या मिलता है, होता है? तो अमोनियम, पोटेशियम, सोडियम, आइसोप्रोपिलमाइन, ट्राइमेथिल सल्फोनियम और ट्राइमेसियम के क्षार इसमें समाविष्ट होते हैं। इतने घटकों का ये क्षार होता है। बन गया प्रश्न। खाली इतना दूसरा पूछ दे कि ग्लाइफोसेट किस नेचर का है, तो ये क्षार के नेचर का है, ये एसिड के नेचर का नहीं। अब सुनिएगा, लेकिन हम जानते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास कुछ तो समस्या लेकर आएगा। तो इससे कैंसर, प्रजनन दोष, विकासात्मक विषाक्तता, इसमें वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए अभी इसका उपयोग केवल चाय के बगीचे में करने के लिए सरकार दिया है, और नहीं तो वैसा जहां की गैर फसल, यानी हम जहां खाद्य फसल नहीं लगाते हो वहां आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा घोषणा पढ़ाने के पहले एक इंफॉर्मेशन है जो याद रखना है, ध्यान रखना है कि 2023 में नया बैच अहमदाबाद में शुरू करने के लिए विश्वास एजुकेशन पूरी तरह से तैयार है। एक साथ 3 बैच विश्वास एजुकेशन में शुरू होने जा रहा है और इसका डेमो लेक्चर आपको अवेलेबल होगा। वो तारीख मैं बता रहा हूं। अगर कोई लड़का, क्योंकि वो वाला कोर्स तो विश्वास ही चलाता था इसलिए उसी की मास्टरी होगी इसमें, तो अगर कोई लड़का आईएएस या जीपीएससी के लिए 2 ईयर कोर्स करना चाहता है, 2 साल के लिए, 1 साल पूरा प्रीलिम्स और 1 साल पूरा मेंस, ये इतना लंबा
ताकत ही नहीं है कोई चलाए गुजरात में, कम से कम 2 साल का कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए 5 दिन का डेमो लेक्चर फ्री है, और वो है 17 तारीख को। उत्तरायण वगैरह मना लीजिए। 17 जनवरी से 8 से 10 मॉर्निंग 5 दिन का आपका डेमो लेक्चर है, और ये डेमो लेक्चर पूरी तरह से फ्री है आपके लिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि इस पे ठीक से नहीं दिखाई दे, तो सबसे पहले फिर से मैं दोहरा दूं कि विश्वास एजुकेशन 3 बैच यानी 3 प्रकार का कोर्स लेकर आ रहा है। पहला प्रकार का जो कोर्स है वो है वह बच्चा जो आईएएस या जीपीएससी इसका 2 ईयर कोर्स करना चाहता है, यानी वो अंडर ग्रेजुएट है और कॉलेज के साथ साथ एसवाई में है, टीवाई में है, कॉलेज के साथ साथ ये 2 साल में इसको तैयार करना चाहता है। तो 17 जनवरी को सुबह 8 से 10 जो है 5 दिन का फ्री डेमो लेक्चर है, जो इसमें आ सकते हैं, डेमो देखना चाहते हैं, और हम तो कहेंगे फील द डिफरेंस करना चाहते हैं तो वो इसमें आ सकते हैं। मैं एक में ही लिख दिया, नहीं तो आईएएस 2 ईयर कोर्स जिनको करना है उनके लिए भी यही हुआ, इसीलिए मैं एक साथ लिख दिया। दोनों के लिए टाइमिंग है सुबह 8 से 10 17 तारीख, और जो जिसमें सबसे ज्यादा महारत हासिल है विश्वास एजुकेशन को, आईएएस और जीपीएससी के लिए 3 ईयर कोर्स, जो अभी एफवाई में है उनका एग्जाम आएगा, एसवाई टीवाई और 1 साल और जो ये करना चाहते हैं। इसका नारा ही होता है तोमर सर का, एफवाई एसवाई पछी कॉलेज ની સાથે સાથે આઈએસ અને જીપીએસસી ની તૈયારી કેવી રીતે કરશો આ માટે फ्री सेमिनार અને डेमो लेक्चर। ये 3 साल का जो है ये हम लोग 18 जनवरी को रखे हैं 4 to 6 या 5 to 7, जो सुटेबल है उसमें हम आपको समय दे सकते हैं। तो 5 to 7 ही रखिए, 5 to 7 में ये रहेगा। इसमें भी 3 दिन तक जो है आपका 3 से 4 दिन तक फ्री डेमो लेक्चर रहेगा। आप अगर 3 दिन 4 दिन करिए, और दूसरा ये 3 साल में पहला साल ये केवल विश्वास ही कर सकता है, बाकी किसी में दम नहीं है, ओनली एनसीईआरटी हम लोग चलाते हैं, और इसका नाम ही इस बार रखे हैं एनसीईआरटी वॉरियर बैच। तो जो भी इसमें जिनको भी लगता है कि हम ये कर सकते हैं या करना चाहिए, तो वो इस तारीख को आके 17 तारीख को जो है 2 ईयर के लिए, और 18 तारीख को जो है 3 ईयर के लिए आप आ सकते हैं। 17 को मॉर्निंग 8 से 10, 18 को 5 to 7। चलिए अब आगे देखें हम लोग। तीसरा मुद्दा पर्यावरण से है, अमूर फाल्कन के बारे में। सबसे पहले अमूर फाल्कन है क्या, फोटो देखिए, महसूस करिएगा कि तोमर सर किस प्रकार का करंट आपके लिए लेके आए हैं। अमूर फाल्कन बाज परिवार का एक छोटा शिकारी पक्षी, तो फोटो ही देख रहा है। इसको वैज्ञानिक रूप से हम लोग फॉल्को एम्यूरेसिन कहते हैं, फॉल्को एम्यूरेसिन कहते हैं।
जब आप एशिया का नक्शा देखिएगा तो रूस और चीन की सीमा जहां पे मिलती है वहां पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है एमूर। तो उस एमूर नदी के नाम पर या अमूर नदी के नाम पर इसको कहा जाता है अमूर फाल्कन, वरना ये है तो फाल्कन ही। अब फाल्कन का मतलब बाज ही होता है। तो बाज परिवार का ये सबसे छोटा शिकारी पक्षी। अब आइए, ये विश्व में सबसे लंबी यात्रा करने वाला शिकारी पक्षी है। यहां नहीं लिखे हैं, मैंने अफ्रीका वगैरह सब चला जाता है उड़ते हुए, इतना दूर तक ये यात्रा करता है। अब ये हर साल इसका जो वार्षिक प्रवास है उसमें ये कहा चीन और रूस का सीमा, वहां से उड़ते उड़ते ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड के दोयांग सरोवर में आकर के रुकता है। ये है नागालैंड का दोयांग सरोवर, यहां सबसे ज्यादा ये दिखाई देता है। इसीलिए नागालैंड को कहते हैं फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब आइए, क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि IUCN की जो बुक है उसके रेड लिस्ट में इसको लिस्ट कंसर्न, यानी कि इसकी संख्या घट रही है, उस पक्षी के रूप में इसको जो है दिया गया। यानी अब इसके बचाव के लिए सोचने लगना है, वरना ये इनडेंजर्ड हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब आइए चौथा, फ्लड हब क्या है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है फ्लड हब। मैं जब भी आऊंगा दोस्तों 5 ही मुद्दे रहेंगे और 8 तारीख के बाद और व्यवस्थित आएंगे आपके सामने, लेकिन वो 5 मुद्दा एकदम झंझनाहट भरा होगा, दिमाग जो है क्लियर कर देगा। ये है फ्लड हब। ये क्या है? तो गूगल के द्वारा विकसित एक या प्लेटफॉर्म जिसमें लोगों को बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा के संबंध में सूचित करने का ये एक प्लेटफॉर्म देता है। गूगल जो है इस प्लेटफॉर्म में कृत्रिम बुद्धिमत्ता टेक्नोलॉजी को करके और उसमें ट्रांसफर लर्निंग प्रोसेस का उपयोग करके इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। AI समर्थित, यानी क्या कहते हैं, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से समर्थित बाढ़ पूर्वानुमान सेवाओं को भारत में सबसे पहले 2018 में ऐसा एक पहल किया गया था, पेश किया गया था। और गूगल इसका विस्तार लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में किया है। तो आपको अगर कहेगा कि फ्लड हब क्या है तो क्या कहिएगा? गूगल के द्वारा विकसित एक, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर आधारित एक जो है प्लेटफॉर्म। अब आइए 5वां, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है और वो है 22वां विधि आयोग का गठन। करंट में दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि पेज नहीं भरना चाहिए। आज जो विद्यार्थी परेशान हुआ है वो इसीलिए कि जिस स्टाफ को मैगजीन वाला रख रहा है, या आजकल तो सभी मैगजीनें निकालने लगा है, उसको बताए हुए देखो कुछ भी हो जाए 5 गो निधन तो चाहिए। बना आदमी नहीं मारे तो मार दो उसको, लेकिन 5 गो आदमी चाहिए, 5 गो नियुक्ति चाहिए, 5 जो है बढ़ती चाहिए, 5 को बर्खास्तगी चाहिए, भर दो चाहे वो काम का है या नहीं है। और आज इसीलिए लड़का परेशान है। तो अब जरा देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था का 22वां कायदा पंच का गठन। तो केंद्र सरकार के द्वारा 22वां कायदा पंच का गठन किया गया है, जिसमें
जो अध्यक्ष हैं वो कर्नाटक के रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ये कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं ऋतुराज अवस्थी, वो इस 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसके 5 और मेंबर जो हैं वो केटी शंकरन, केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, ये कायदा के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डीपी वर्मा, ये भी कायदा के प्रोफेसर हैं, राका आर्य कायदा के प्रोफेसर हैं, एम करुणानिधि कायदा के प्रोफेसर हैं। ये जो है ये 5 लोग हैं। क्यों लोकप्रिय है ये आज, क्यों ये है? क्योंकि 21वां कायदा पंच 31 अगस्त 2018 को खत्म हो गया था और उसी 3 साल बाद आज हम इतने दिन बाद एक बनाए हैं 22वां कायदा पंच, इसलिए ये जो है हमारे लिए लोकप्रिय हो गया है। तो दोस्तों आज का ये 5 मुद्दा जो आपके सामने रखे ये पूरा हुआ। कल फिर मैं नए 5 मुद्दों के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।